हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्टर एवरीडे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें हम एक्शन रिसर्च की बात करेंगे। जो फाइल है आपकी, जो असाइनमेंट है आपका एक्शन रिसर्च, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम फर्स्ट पेज पे जानेंगे कि व्हाट इज एक्शन रिसर्च। आखिर एक्शन रिसर्च है क्या, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, और फिर क्रियात्मक अनुसंधान की योजना क्या है। इस प्रकार से ये सब जानेंगे हम धीरे धीरे। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक, अंत तक ये सब जानेंगे। अनुसंधानकर्ता, योजना की पृष्ठभूमि, योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान उद्देश्य, समस्या का क्षेत्र और विद्यालय के लिए योजना का महत्व। इस प्रकार से पूरा असाइनमेंट है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। समस्या के कारणों का विश्लेषण है, क्रियात्मक कल्पना का निर्माण है, विशेष टिप्पणी है, उपकल्पनाएं हैं जिसके 3 टेबल बनेंगे। पहला टेबल ये है, ये दूसरा टेबल है, और इस प्रकार से पूरी फाइल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो ये होगी आपकी फाइल। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बने रहिए लास्ट तक। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो को आप देख सकें। और आप बीड फाइनल में है तो आपके लिए बता दें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अपलोड किए हुए हैं और क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, एक्शन रिसर्च फाइल है, डिपार्टमेंट ऑफ बीएड। यहाँ पे पूरा आपको अपनी डिटेल भरनी है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा बायोडाटा, जिसमें आपका नाम, जैसे मेरा नाम सूरज है तो सूरज है। ठीक, ये सब फिल करना है आपको फुल। ठीक, यहाँ पे आपको हाई स्कूल में आपकी क्या डिवीजन रही है, उसकी परसेंटेज क्या रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं वो यहाँ फिल करने। इंटरमीडिएट में आपकी क्या डिवीजन रही है, क्या परसेंटेज रही है, क्या उसके सब्जेक्ट रहे। बीए बीएससी क्या है आपका, उसकी डिवीजन, उसकी परसेंटेज, उसके सब्जेक्ट। एमए एमएससी के आपके डिवीजन, परसेंटेज, सब्जेक्ट्स। ओके, यहाँ पे आपका ये इंडेक्स बनेगा, किस डेट में आपने कौन सी चीज़ को नोट किया है, कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है। ऑल विल यू विल हैव टू राइट। ये मैंने फर्स्ट पेज है जो कि छोड़ दिया है, इसके बाद से यहाँ से शुरू कर रहे हैं, पहला पेज। ओके, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपने अब तक लाइक कर दिया होगा। नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, फिर देखें। व्हाट इज एक्शन रिसर्च, आखिर क्रियात्मक अनुसंधान है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे ताकि इसको स्टार्टिंग से बढ़िया लिखने की कोशिश की है, क्योंकि आप अच्छे से लिखें। जब भी जो आपका वाइबा लेने के लिए आते हैं, जो उनके पास पहुंचे तो उन्हें लगे कि हाँ, बच्चे ने कुछ ठीक ठाक लिखा है। तो आपको देखिए, लिखा है कि टर्म एक्शन रिसर्च ऑरिजिनेटेड बाय स्टीफन एम कॉरी एंड डिफाइंड एज। बहुत मेन पॉइंट स्टार्टिंग में लिखा है कि एक्शन रिसर्च को किसने दिया या किसने इसको ऑरिजिनेट किया है। तो ये किया है स्टीफन एम कॉरी ने। ठीक, किसने किया है, स्टीफन एम कॉरी ने। चलिए, उन्होंने डिफाइन किया है इसको। क्या डिफाइन किया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रैक्टिशनर अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, जिससे अपने निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन, सुधार और मूल्यांकन किया जा सके, उन्हें क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। इन्होंने इंग्लिश में डेफिनेशन दी है, द प्रोसेस बाय विच practitioners attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct and evaluate their decisions and action is called as action research. Okay, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, आपका फोन उल्टा नहीं हुआ है, ये यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से लिखा है इसको। पेज नंबर 2 पे परिभाषा एलिन के अनुसार लिख दी है हमने। ठीक है, कुछ इस टाइप से लिखी है। आप वीडियो को पॉज करके राइट कर सकते हैं। अगर हर एक टॉपिक को मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 3 पे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि क्रियात्मक शब्द की उत्पत्ति का श्रेय कॉलियर को है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अनुसंधान के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन लेविस तथा उनके शिष्यों के मानवीय संबंधों को बेहतर बनाने संबंधी अनुसंधान भी क्रियात्मक अनुसंधान की पृष्ठभूमि में है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों की गतिविधियों को सुधारने तथा उसे एक नई दिशा प्रदान करने के निमित्त एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके द्वारा विद्यालयों एवं उनमें कार्य करने वाले अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों तथा निरीक्षकों की कार्य पद्धति में सुधार लाना प्रमुख उद्देश्य होता है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे कोरी के अनुसार फिर एक डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है,
चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब वीडियो को पॉज करके इसको राइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं पेज नंबर 5 पे। ठीक है, ये आपके सामने पेज नंबर 5 पे जो भी मैटर है वो है। ठीक, ये इतना क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष से अधिक संबंधित है। इसमें अनुसंधानकर्ता का विशेष होना आवश्यक नहीं है, विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है, वह एक सामान्य शिक्षक, प्राचार्य या निरीक्षक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आपको बताते चलें, चलो अभी आगे बताते हैं। यहाँ से एक और डेफिनेशन जो हमने लेफ्ट पेज पे लिखा है, स्टीफन एम कॉरी ने दिया है। द प्रोसेस बाई विच, यहाँ ये जो स्टार्टिंग में लिखी थी डाउन साइड में, वही यहाँ पे लिख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन पॉइंट। ठीक, उस यहाँ तक तो हमने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में लिखा कि आखिर ये है क्या, लेकिन अब यहाँ से हम योजना शुरू कर रहे हैं। सुन लीजिए फ्रेंड्स, एक मिनट। जो एक्शन रिसर्च फाइल है वह तब बनाई जाती है जब हम जैसे किसी स्कूल में टीचिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पर कोई एक ऐसी समस्या है जो हमें दिख रही है कि इस स्कूल में ये समस्या है। हालांकि वहाँ के मैनेजमेंट को नहीं पता है, वो उस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन हमको लग रहा है कि यहाँ पे ये समस्या है। जैसे बच्चों का होमवर्क ना करना, स्कूल में पानी की उचित व्यवस्था ना होना, टॉयलेट की उचित व्यवस्था ना होना, या अदर कोई प्रॉब्लम। ठीक, या बच्चों का अनुशासित ना होना, इस प्रकार से कोई समस्या हमको दिख रही है तो हम उसी समस्या को लेकर के इस एक्शन रिसर्च फाइल को बनाएंगे। जैसे हमें वहां पे समस्या लगी, योजना का शीर्षक क्या है, छात्रों द्वारा गृह कार्य पूर्ण करके न लाना। मान लिया हम वहाँ टीचिंग करने गए, हमने 4 महीने बीएड फाइनल की टीचिंग की और हमने देखा कि बच्चे अक्सर क्या कर रहे हैं कि होमवर्क नहीं कर रहे हैं। हमने उन्हीं की वही समस्या का इसमें विश्लेषण यानी कि एक्सप्लेनेशन कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की योजना, योजना का शीर्षक छात्रों द्वारा गृह कार्य पूर्ण करके न लाना। योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित विद्यालय व कक्षा, विद्यालय का नाम लिखेंगे, किस विद्यालय में हम पढ़ा रहे थे। ठीक, विद्यालय का नाम लिखेंगे और विद्यालय था हमारा ब्रह्मदेव बाल विद्या मंदिर था। कक्षा 8 में पढ़ा रहे थे। छात्र कितने थे, 35। बालक कितने थे उसमें, 20 और बालिकाएं कितनी थी, 15। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स अब हम हैं पेज नंबर 8 पे। अनुसंधानकर्ता सामाजिक विषय का प्रशिक्षु अध्यापक। अनुसंधानकर्ता कौन है, आप, यानी कि आप पढ़ा रहे हैं तो आप वहां पे अनुसंधानकर्ता हो गए। सामाजिक विषय का प्रशिक्षु अध्यापक यानी कि हम, मेरे पास एसएसटी सब्जेक्ट है, टीचिंग सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे सामाजिक विषय लिख दिया। आपके पास विज्ञान हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, फिजिकल साइंस हो सकता है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉमर्स हो सकती है, इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है, होम साइंस हो सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दें। चलिए मान लिया हमारा नाम जो भी है सूरज है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। योग्यता हमारी MA है, बीएड अध्ययनरत है। ठीक, हमने अपनी योग्यता लिख दी। चलिए योजना की पृष्ठभूमि देखिए। योजना की पृष्ठभूमि, शिक्षक ने अपने शिक्षण के दौरान अनुभव किया कि छात्र गृह कार्य पूर्ण करके नहीं लाते हैं। योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य क्या रहा। देखिए उद्देश्य को समझिए। देखिए, छात्रों में गृह कार्य को पूर्ण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना, छात्रों को गृह कार्य के महत्व से अवगत कराना, यह स्पष्ट करना कि सामाजिक के गृह कार्य को पूर्ण करने की प्रवृत्ति उनके ज्ञान को स्थायी बनाती है। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट लिखा, छात्रों के परीक्षा परिणाम में सुधार करना, यानी कि अगर होमवर्क अच्छा होगा, बच्चा पढ़ाई करेगा तो परीक्षा परिणाम भी, एग्जाम रिजल्ट भी क्लियर होगा, अच्छा होगा। फिर है विद्यालय के लिए योजना का महत्व क्या है। विद्यालय के लिए उस योजना का क्या महत्व होगा जो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं। गृह कार्य पूर्ण करना छात्रों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पाठ को समझने में सहायता प्रदान करना है। इससे विद्यालय के परीक्षाफल पर भी प्रभाव पड़ता है या पड़ेगा। समस्या का चित्र, अगली हेडिंग देखिए। विद्यालय में कक्षा 7 के सामाजिक विषय के शिक्षण में मुख्य समस्या है विद्यार्थियों का गृह कार्य पूर्ण करके न लाना। समस्या का विशिष्ट रूप क्या है। छात्रों में गृह कार्य पूर्ण न करने की समस्या बढ़ती जा रही है, छात्र पिछड़ते जा रहे हैं। पाठ्यक्रम में आगे बढ़ने से पूर्व छात्रों को गृह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। छात्रों में समस्या के प्रमाण या साक्ष्यों खोजना किए गए हैं।
प्रमाण या साक्ष्य, है ना, प्रमाण खोजना किए गए हैं। क्या लिख किया ये, छात्रों में समस्या के प्रमाण खोजे गए हैं जो निम्न है। क्या प्रमाण खोजे गए हैं यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, खोजे और रेड पेन, सॉरी, चलो, खोजे गए हैं जो निम्न है, क्या है। देखिए ये चार्ट देखिए, आपके सामने क्लियर होगा जहां तक वीडियो। हाँ देखिए क्या है, समस्या के लिए साक्ष्य या प्रमाण या उन प्रमाण के आधार पर क्या है। देखिए पहला पॉइंट, उत्तर पुस्तिका घर पर रह गई है। बच्चे बहाने बनाते हैं, क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं कि हमारी उत्तर पुस्तिका घर पर रह गई है। आपने भी कभी बनाया होगा। छात्रों को गृह कार्य कॉपी जांचने पर निरीक्षण द्वारा, यानी कि हम निरीक्षण करते हैं तो गृह कार्य देखते हैं, तो कॉपी जांचने पर हमको ये पता चलता है कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। विषय का अरुचिकर लगना, कक्षा में ध्यान केंद्रित न होना। कक्षा में ध्यान केंद्रित तब नहीं होता है जब हमें कोई सब्जेक्ट बड़ा बोरिंग लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। विषय सामग्री उपलब्ध ना होना, बच्चे पास कॉपी किताब पेंसिल ये सब है ही नहीं। पुस्तक के विषय में पूछने पर, अगर हम पूछते हैं तुम्हारी किताब कहाँ है, तो बच्चा कहता है हमारे पास किताब कॉपी नहीं है, ये बड़ी समस्या है। मांगने पर कॉपी ना होना, यानी कि बैग की जांच करने पर, अगर हम बैग की जांच करते हैं तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, बच्चा कहता है हमारे पास कॉपी नहीं है। इसके बाद देखिए हम आ गए हैं पेज नंबर 11 पे, समस्या के कारणों का विश्लेषण। समस्या के कारणों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि केवल कुछ छात्र नहीं बल्कि कक्षा के अधिकांश छात्र इस समस्यात्मक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। कौन सा समस्यात्मक अध्ययन, होमवर्क न करने का, मतलब सबको एक ही बीमारी है कि होमवर्क नहीं करते हैं। चलिए, कक्षा में ध्यान न देने के कारण छात्र सामाजिक विषय के प्रकरण को समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट डाल लीजिएगा, हम डालना भूल गए हैं। 3 नंबर, कुछ छात्र पुस्तक के अभाव में गृह कार्य नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे पुस्तक खरीदने में समर्थ नहीं हैं। पुस्तक का खो जाना भी छात्रों के लिए एक बड़ा बहाना है कि वह गृह कार्य नहीं कर पाता, है ना, गृह कार्य नहीं कर पाता। कक्षा में अनावश्यक बहाने बनाने पर दंड का न मिलना भी गृह कार्य न करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। यानी कि कक्षा में अनावश्यक बहाने बच्चा बना रहा है लेकिन हम उसको दंड नहीं दे रहे हैं, ये भी गृह कार्य न करने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ा रहा है। जैसे कॉपी घर पर रह गई, है ना, और हमने बच्चे को छोड़ दिया। छात्रों द्वारा कुंजी का प्रयोग, कुंजी का मतलब है यहाँ पे आंसर शीट या गाइड से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पता लगे आप कहें कुंजी क्या है। तो छात्रों द्वारा कुंजी का प्रयोग करना, बच्चे क्या करते हैं, गाइड का यूज करते हैं। किसी को पढ़ा दिया, ये भैया हमारा इतना लिख देना, इतने क्वेश्चन आंसर सर ने बताए, गाइड से लिख देना, तो ये सब गलत है। हमें कुंजी का यूज नहीं करना है, गाइड का यूज नहीं करना है। बच्चे आंसर शीट से डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, गलत बात। का प्रयोग करना भी उन्हें गृह कार्य करने से विमुख करता है। फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 12। विशेष टिप्पणी देखिए, उपरोक्त माध्यमों से खोज करने पर पता चलता है कि छात्र गृह कार्य के महत्व को नहीं समझ रहे और वे इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अब देखिए, क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण क्या है। उपकल्पना नंबर 1, देखिए अभी आप उपकल्पना को पढ़ लीजिए क्योंकि अभी इसी उपकल्पना के अकॉर्डिंग आगे हमको चार्ट बनाना है। 3 उपकल्पनाएं होंगी और 3 ही चार्ट होंगे। यदि छात्रों को दिए गए गृह कार्य की मात्रा प्रारंभ में कुछ कम कर दी जाए तो छात्र गृह कार्य पूर्ण करके लाएंगे। ऐसा ये उपकल्पनाएं हमारी अपनी, यानी कि हम छात्राध्यापक हैं, हम क्लास में, तो हमारी अपनी सोच ये हो सकती है, हमारी ये इमेजिनेशन हो सकती है। हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम शुरुआत में बच्चे को होमवर्क कम दें, थोड़ा दें, तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या बच्चा इसको कवर कर सकता है, ये सब। उपकल्पना नंबर 2, दूसरी हमारी थिंकिंग क्या होगी, यदि छात्रों का कक्षा में ध्यान अधिक से अधिक केंद्रित किया जाए, हम ऐसा कौन सा टॉपिक या ऐसी कौन सा तरीका अपनाएं जिससे बच्चे का ध्यान आकर्षित हो, जिससे उनकी सामाजिक विषय में रुचि उत्पन्न होगी। हम मैप का यूज कर सकते हैं, ग्लोब का यूज कर सकते हैं और उसमें बच्चा पूरा इंटरेस्ट लेगा तथा वे गृह कार्य में भी रुचि लेंगे। हम पहुंच गए नेक्स्ट पेज पे, यानी कि 13। उपकल्पना नंबर 3 क्या है, यदि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की नियमित जांच की जाए जिससे छात्र गृह कार्य के प्रति अधिक सचेत रहें तो छात्र गृह कार्य पूर्ण करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी उपकल्पना नंबर 1 का चार्ट क्या है। इसमें क्रियात्मक उपकल्पना का
कार्यान्वयन, क्रियाएं जो करनी है, विधि का समय कितना है, अपेक्षित साधन क्या है। पहला, गृह कार्य की मात्रा कम करना, कितने दिन तक, 15 दिन तक हम थोड़ा थोड़ा वर्क देंगे, किसी विशेष साधन की आवश्यकता जिसमें बच्चे को ना हो। ठीक है, वरना स्टार्टिंग से ही कुछ दे देंगे कि मैप से ढूंढ के लाओ, ग्लोब से ढूंढ के लाओ, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल कार्य की मात्रा बढ़ा देंगे, रिटन को छोड़कर के प्रैक्टिकल थोड़ा बढ़ा देंगे, वो भी 15 दिन तक चलेगा और प्रकरण से संबंधित क्रियाकलाप करेगा। 3 नंबर पे समस्त गृह कार्य का पूर्ण सत्र में वितरण कर लेंगे, 3 दिन उसके लिए समय सारणी के अनुसार नियोजन होगा। चलिए अब उपकल्पना नंबर 2 का चार्ट देखते हैं। क्रियात्मक उपकल्पना का कार्यान्वयन, क्रियाएं जो करनी है, विधि का समय, अपेक्षित साधन। हम यहाँ पे अब समय बढ़ा देंगे और कुछ चेंजिंग करेंगे। छात्रों को सहायक सामग्री का प्रयोग कर पढ़ाना, बच्चों को जब भी हम पढ़ाएं तो टीएलएम का यूज करके पढ़ाएं, सहायक सामग्री का यूज करके पढ़ाएं। टीएलएम का मतलब टीचर लर्निंग मटेरियल, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। 2 माह तक दृश्य श्रव्य सामग्रियों के प्रयोग द्वारा, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है, जिसमें हम देख भी सकें, सुन भी सकें, जैसे कि आपके सामने टीवी या मैप भी हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री है, क्योंकि उसमें हम बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज है, इसमें बच्चा इंटरेस्ट लेगा। फिर है समय सारणी में बालकों की अन्य रुचिकर क्रियाओं को शामिल करना। 1 माह तक ये चलेगा। गणित की विभिन्न पहेलियां हो गई, पजल दे दिया सॉल्व करने को, खेलों का आयोजन दे दिया, इसमें बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेगा। पहेलियों में बहुत इंटरेस्ट, पजल सॉल्व करने में। बालकों को मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर पढ़ाना, आगमन विधि, निगमन विधि, व्यष्टिक विधि और हर्बर्ट की विधि, इस प्रकार से अन्य विधियों का प्रयोग करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी कि 15 नंबर, क्रियात्मक उपकल्पना संख्या 3 का कार्यान्वयन। क्रियाएं जो करनी है, विधि का समय, अपेक्षित साधन। सेम प्रोसेस विल अप्लाई हियर, बट थोड़ी चेंजिंग होगी। शिक्षक द्वारा गृह कार्य की नियमित जांच करना, ये 2 माह तक। किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं होगी। सप्ताह में 1 दिन छात्रों का उपलब्धि परीक्षण करना, क्या बच्चे ने उपलब्धि की, क्या अचीवमेंट किया। उपलब्धि परीक्षण की एक फाइल भी बनती है बीएड फाइनल में, आपको पता होगा, आपने बनाई होगी, नहीं बनाई है तो देख लीजिए, यूट्यूब पर मैंने अपनी डाल रखी है उपलब्धि परीक्षण फाइल, अचीवमेंट टेस्ट। ये 2 माह तक चलेगा। सभी शिक्षक अपने विषयों के संदर्भ में निर्णय लेंगे एवं दिन निर्धारित करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर इसके बाद आ जाता है इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करेंगे हम। योजना के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप निम्न निष्कर्ष निकाले गए। क्या निष्कर्ष निकाले गए आपके सामने है। विषय में रुचि का न होना, गृह कार्य पूर्ण न होने का प्रमुख कारण क्या है वो हमको पता चला। सभी छात्रों द्वारा कुंजी या गाइड का प्रयोग करना भी इस समस्या में वृद्धि का कारण है, ये भी पता चला। शिक्षण में मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग छात्रों के ज्ञान को स्थायी करने के लिए साथ साथ उस विषय में रुचि बढ़ाने में भी सहायक है। शिक्षक के प्रयास के फलस्वरूप वर्तमान में छात्रों की गृह कार्य पूर्ण करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी यानी कि आपकी, ठीक, छात्राध्यापक की। इस अनुसंधान के क्रियान्वयन में अनुसंधानकर्ता ने अनुभव किया कि क्रियात्मक कल्पनाओं की सार्थकता की पुष्टि के बाद शिक्षक अपनी युक्तियों में सुधार ला सकता है, गृह संबंधी समस्या को दूर कर सकता है। और फिर उसके बाद है, ये आपके सामने है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओह सॉरी, खत्म हो गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो जो है आपका फिनिश होता है, यानी कि आपका लेसन प्लान ये जो असाइनमेंट है कंप्लीट होता है। और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइए, कमेंट करके बताएं आपको कितनी हेल्प मिली। थैंक यू।